बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? जी स्टूडेंट्स, आप तमाम स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट के ऊपर अब स्टार्ट करने लगे हैं हम थ्योरम्स। आप चैप्टर नंबर 12 हम आप स्टार्ट करेंगे। कुछ चीज़ें पहले थ्योरम से पहले आपको पता होनी चाहिए। बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, बिल्कुल आपने स्किप नहीं करना है। इंशाल्लाह ताला आपको वो समझाने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं तमाम बच्चे इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे और इस क्वेश्चन को ज़रूर अटैम्प्ट करेंगे। अब तो बेटा आपका सिलेबस 40% जो है रिड्यूस कर दिया गया है 2021 में, चाहे बच्चे 9th क्लास के हों या मैट्रिक क्लास का जो पेपर देंगे। तब तो आपके थ्योरम जिसको थोड़े रह गए हैं, इंशाल्लाह जो आपके रिड्यूस सिलेबस में थ्योरम्स के इंक्लूड हैं वो हम इंशाल्लाह आपको तमाम करवाएंगे। बढ़ते हैं, अपना टाइम ज़ाया किए बगैर आगे। फर्स्ट देख लीजिए, अगर आपके पास इस तरह से कुछ निशान हो, मेजर एंगल, उसका मतलब होता है मेजर ऑफ एंगल। ये आपको इस तरह रीड करना है, मेजर ऑफ एंगल। इस तरह आपके पास ये उल्टा ई नज़र आ जाए तो ये एग्जिस्ट है, इसका मतलब होता है मौजूद होना। और ये आपके पास अगर उल्टा ए बना हुआ है इस तरह, उसका मतलब होता है फॉर ऑल, मतलब सब के लिए। ये परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर दोनों में के दरमियान जो है वो लाइंस के बिटवीन जो एंगल है वो 90 का होना, ये शो करता है परपेंडिकुलर लाइन को, ठीक है। और ये ई जो है इस बिलोंग्स टू, मतलब इससे ताल्लुक़ होना। और इस तरह अगर एरो दोनों तरफ बन जाएंगे तो इसका मतलब होता है इक्विवेलेंट की निशानी है कि दोनों आपस में मकदार में बराबर है पर शक्ल में बराबर नहीं है, सिर्फ मकदार में बराबर है। तो हम कह देंगे दिस सेट जो है वो इन इक्विवेलेंट है, ठीक है। और अगर इस तरह इक्वालिटी के ऊपर इस तरह का हमारे पास एक निशान डल जाए तो उसको कहते हैं नॉट इक्वल टू, बराबर ना होना। और कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है इस तरह अगर ये मद्दा की तरह शक्ल हो जाए और दो इज़ इक्वल टू के दो साइंस हो जाएं, इस निशान को हम क्या कहते हैं, इस सिंबल को कहते हैं कॉन्ग्रेंट, मतलब शक्ल में भी बराबर होना और मिकदार में भी बराबर होना, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर इसके ऊपर स्लैश डाल दूँ तो उसका मतलब होता है नॉट कॉन्ग्रेंट, मतलब शक्ल और मिकदार में बराबर ना होना, इसलिए मैंने एरो डाला है, बाकी पूरी चीज़ ऊपर वाली है। और अगर इस से की तरह पे की नुक्ते बनते हैं ना नीचे, अगर पे की तरह 3 नुक्ते बने होंगे तो इसका मतलब होता है सेंस चूँकि। और अगर से की तरह नुक्ते हों, जैसे हम ये से बनाते हैं निशानी इस तरह लगा लें, तो ये इस तरह तो नहीं बनते ना। पे का मतलब होता है कि ये इस तरह पे के नीचे बनेंगे नुक्ते, इस तरह ये पे है और ये से के ऊपर बनेंगे। जो से वाले नुक्ते होते हैं वो कहलाते हैं देयरफॉर, और जो पे वाले नुक्ते होते हैं वो कहलाते हैं सेंस। सेंस मीन चूँकि, और देयरफॉर इसलिए। उम्मीद अच्छी समझ आ गई होगी। अब हम कुछ स्टेप्स देख लेते हैं स्टार्ट करने से पहले कि हमें किस तरीके से इसको फॉलो करना है। जी स्टूडेंट्स, ये कुछ स्टेप्स हैं, जब इसको आप फॉलो करोगे इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगा कि आपने किस तरीके से जो है वो स्टेटमेंट्स के जो आपके पास दे दी गई होगी इसके अकॉर्डिंग किस तरीके से आपने उसको थ्योरम को सॉल्व करना है। फर्स्ट आपके पास जनरल स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम होगा, जो भी दे दी जाएगा क्वेश्चन के अंदर ही आपके पास हाइपोथेसिस भी होगा और कॉन्क्लूजन भी होगा। एक थ्योरम के जो आपके पास स्टेटमेंट दे दी गई होती है बेटा, उसके 2 पार्ट्स होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो आपके पास हाइपोथेसिस होता है, और जो लास्ट पार्ट होता है वो आपके पास ज़ाहिर है कॉन्क्लूजन होता है। तो यहाँ कह रहा है फर्स्ट थ्योरम की बात कर रहे हैं, आज हम थ्योरम नंबर 1 कर रहे हैं और इंट्रोडक्शन भी आपको इसी वीडियो में दिया है। तो इफ़ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट, अगर 2 लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं देन वर्टिकली अपोजिट एंगल, उनके जो अपोजिट एंगल होंगे वो कॉन्ग्रेंट होंगे, वो आपस में मतलब मकदार में भी बराबर होंगे और शक्ल में भी बराबर होंगे। अब ऊपर की जो फर्स्ट पॉइंट आपका दे दिया गया 2 लाइन्स आर इंटरसेक्ट, तो ये हाइपोथेसिस है। और नीचे वाली चीज़ जो बाकी पूरी दे दी गई है देन वर्टिकली अपोजिट एंगल सो फॉर्म आर कॉन्ग्रेंट, ये आपके पास कॉन्क्लूजन है। इतनी चीज़ समझ आ गई। फिर आपने बनानी है डायग्राम या फिगर जो भी दे दी गई होगी। फिर आपको थर्ड स्टेप आपके पास होगा, अभी हम करेंगे इसको, इसके नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताती हूँ किस तरह आपने करना है। लेकिन ये समझाने के लिए मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे कि इसके बाद आपने क्या करना है। थर्ड स्टेप आपका होगा गिवन डेटा। जो भी चीज़ आपके पास गिवन होगी, ज़ाहिर है हमारे पास क्या चीज़ गिवन है वो आपको अपने अपने हाइपोथेसिस से वो चीज़ उठा लेनी है, तो ये चीज़ आपके पास गिवन होगी। और रिक्वायर्ड में क्या चीज़ होती है, रिक्वायर्ड टू प्रूफ में जो लास्ट का होता है कॉन्क्लूजन, वो भी आपके पास रिक्वायर्ड में होता है, ऊपर मौजूद होता है, ठीक है। ये चीज़ दोनों चीज़ें आपको कहाँ से मिल जाएंगी, जनरल स्टेटमेंट से ही मिल जाएंगी। अब आती है कंस्ट्रक्शन की बात। अगर कंस्ट्रक्शन में किसी लाइन की ज़रूरत पड़े, किसी एंगल की ज़रूरत पड़े, किसी भी चीज़ की अगर एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़े तो फिर हम उसको भी जो है कंस्ट्रक्शन करेंगे अपनी थ्योरम के अंदर, अदरवाइज़ इसका कोई काम नहीं है। 6 आ गए प्रूफ। प्रूफ में 2 चीज़ें होती हैं, एक स्टेटमेंट एंड रीज़न। जब आप कोई स्टेटमेंट दोगे, फॉर एग्जांपल एंगल जो है ये AOP या ए वॉट एवर AOB 180 के बराबर है, वो क्यों 180 के बराबर है, हमें उसकी यहाँ पर रीज़न भी देना पड़ेगा। अगर ट्रांजिटिव एंगल है तो वो क्यों ट्रांजिटिव एंगल है, अगर कोई चीज़ कॉन्ग्रेंट है तो वो क्यों है, तो उसका हमें यहाँ पर रीज़न देना पड़ेगा। विदाउट रीज़निंग के उसके नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आप 1 स्टेटमेंट देते हो तो 1 के सामने ही उसको आपको 1 का रीज़न भी देना पड़ेगा।
अगर सेकंड स्टेटमेंट दे रहे हो तो उसके सामने आपको सेकंड ही उसकी रीज़न देना पड़ेगा, सामने सामने बिल्कुल आपने एज इट इज़ लिखना है। लास्ट में आपने QED लिख देना है बेटा, इसका मतलब होता है विच वॉज टू बी प्रूफ, कि अब इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता। अब हम आपको उम्मीद है चीज़ समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं थ्योरम नंबर 1, आपको बताते हैं कि आपने इसको किस तरीके से करना है। जी स्टूडेंट्स, अब आपको पॉइंट समझ आ गए होंगे कि आपने किस तरह करना है, कि आपके पास क्या चीज़ हाइपोथेसिस होगी, क्या चीज़ आपके पास कंक्लूजन होगा। अब जैसा कि हमारे पास ये थ्योरम नंबर 1 है और आपको पेज नंबर 292 पर मिल जाएगा सिंटैक्स बोर्ड में, ठीक है, बुक में। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कह रहा है इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट, तो आपको पता है कि थ्योरम जो आपके पास स्टेटमेंट, जनरल स्टेटमेंट दे दिया गया होगा, जो मैंने अभी आपको फर्स्ट पॉइंट बताया, उसके अंदर से ही हाइपोथेसिस और आपने जो है कंक्लूजन फाइंड आउट कर लेना। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट देखने इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट, ये आपके पास हाइपोथेसिस हो जाएगा, और द वर्टिकल अपोजिट एंगल सो फॉर्म आर कॉन्ग्रेंट, जो आपके पास अपोजिट एंगल्स उसके होंगे वो आपके पास जो है वो आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे, मतलब उन मेजर में जो है वो इक्वल होंगे, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे, और हमारे पास ये चीज़ें कॉन्क्लूजन हो जाएगी। ये चीज़ तो आपको समझ आ गई, स्टेटमेंट में दिया गया होता है। फिर हम बात कर लेते हैं गिवन की। गिवन क्या है, अब हमने उसके बाद जो स्टूडेंट्स हमने एक डायग्राम या फिगर बनानी होगी, जिस तरह हमारे पास ये कह रहा है कि 2 एंगल्स जो हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो हैं वो जो फॉर्म हो रहे हैं वो आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। 2 लाइन्स आर इंटरसेक्ट। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए वर्टिकल क्या होता है, ये आपको पता है जिस तरह ये लाइन आपके पास वर्टिकल एंगल होती है, पता है ना आपको ये चीज़। अब आप यहाँ देख रहे हैं आपके पास मैंने क्या किया, पहले एक लाइन वर्टिकल जो है यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल्स बना ली। देखिए ये आपके पास ये सप्लीमेंट्री एंगल है ना, ये इस तरह 180 डिग्री बन रहा है। अब हमारे पास ये आप कोई भी नाम ले सकते हैं, ABCD, जो आपको दिल चाहता है आप उस तरह नाम ले लें। ये A है, दिस पॉइंट इज़ B, ये P, और ये हमारे पास Q। अब इन दोनों के दरमियान भी एंगल्स बन रहे हैं और इनके दरमियान भी एंगल्स बन रहे हैं, और जो पॉइंट इन दोनों को कट कर रहा है इस तरह, ये हमारे पास पॉइंट है O। यहाँ पर भी एंगल बन रहा है, ये इसका अपोजिट एंगल है, और यहाँ पर भी एक एंगल, दोनों तरफ एक एक एंगल बन रहा है, ठीक है, वर्टिकली एंगल्स बन रहे हैं। अब ये आपके पास कितना है, ये कौन सा एंगल होता है, ये 180। ये चीज़ तो आपको मालूम है, मैंने जब इंट्रोडक्शन दिया मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी। अच्छा, हम बढ़ते हैं आगे। गिवन क्या है हमारे पास AB 2 लाइन्स गिवन है, AB एंड PQ, जो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, और वो इंटरसेक्ट पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या है, O। ये चीज़ हमें पता है, ठीक है। अब हमारे पास टू प्रूव दैट हमें पता है कि हमारे पास जो एंगल POB, ये इतनी चीज़ जो है ना हमारे अलग करके लिख देती हूँ, जिस तरह ये देखें ऐसे, ठीक है, ये मेरे पास O है और ये मेरे पास P है और ये Q है। इसी तरीके से है ना, एंगल POB जो है वो मेरे पास AOQ के बराबर है, AOQ के। इसका वर्टिकल एंगल है ना, उल्टा, इसका सामने वाला जो है उसका वर्टिकल होगा, अपोजिट साइड एंगल होगा, ठीक है ना, अपोजिट एंगल होगा, वो आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे, मतलब मेजरमेंट में एक दूसरे के, एक एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा और इधर वाला एंगल जो है इधर वाले एंगल के मेजर में बराबर होगा, मतलब जो एंगल हमारे पास बन रहे होंगे वो आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। ये चीज़ आपको समझ आ गई। तो हमारे पास हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ दैट हमें पता है कि हमारे पास एंगल POB, ठीक है, एंगल POB जो है वो कॉन्ग्रेंट है एंगल AOQ के। सेम इसी तरीके से सेकंड पर जो हमारे पास के स्टेटमेंट, हमारे पास प्रूफ क्या है, प्रूफ दैट एंगल AOP, देखिए एंगल AOP, ये वाली चीज़ जो है वो बराबर होगी इस वाली चीज़ के, ठीक है ना, AOP कॉन्ग्रेंट है BOQ के। अब हमें उसको स्टेटमेंट के ज़रिए और रीज़न के ज़रिए प्रूफ कर बताना है कि जो हमने बात कही है, ये स्टेटमेंट में जो चीज़ हमारे पास है क्या वो चीज़ बिल्कुल ठीक है भी कि नहीं। अब याद रखें, अगर आपने जो आपके पास स्टेटमेंट होगी इसके आगे अगर आपने रीज़न नहीं दिया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमें अपने स्टेटमेंट के सामने जो हम स्टेटमेंट देंगे उसके सामने ही हमें उसका रीज़न भी लिखना है कि आया वो रीज़न क्या है कि जो हमने ये स्टेटमेंट दिया, ये याद रखें। अब फर्स्ट हम देख लेते हैं, अगर हम कह रहे हैं कि मेजर एंगल POB, अगर हम इसकी बात कर लें, यहाँ पर देखें जी स्टूडेंट, बच्चे क्या करते हैं हमेशा थ्योरम्स को स्किप कर देते हैं। अगर आप इसको समझ के करेंगे तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, ये नहीं कि आपने इसका स्टेटमेंट उसमें दे दिया और उसका स्टेटमेंट उसमें दे दिया, रीज़न आगे पीछे कर दिया, आपने सीरियल वाइज लाइन से लिखना है जिस तरह मैंने आपको बताया है। अब आप देख रहे हैं मैं रीज़न दे रही हूँ, यहाँ पर स्टेटमेंट दे रही हूँ कि मेरे पास जो मेजर एंगल POB, ये वाला देख लें, ये हिस्सा, अगर मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ तो मैं यही बता देती हूँ, जैसे मैंने ये ले लिया इस तरह, इसको मैंने यूँ ब्रेक कर दिया, इस वाले एंगल की मैं बात कर रही हूँ। ये मेरे पास जो है सप्लीमेंट्री पोस्टुलेट भी है, ये वाला, इसका मैं रीज़न आपको बताती हूँ ना। देखें जिस तरह ये मेरे पास A है और ये B है और ये वाला हिस्सा मेरे पास क्या है, P है। इसको मैंने अलग कर दिया समझाने के लिए, आपको अलग किया, लेकिन आपने अलग नहीं करना है, सिर्फ यही डायग्राम आपने बनानी है।
इस पार्ट्स को अगर मैं यहाँ पे ब्रेक कर देती हूँ तो आप लोगों को स्टूडेंट नज़र आ रहा है कि हमारे पास यहाँ पर जो है नॉन कॉमन आर्म्स जो है वो ओ ए और ओ बी हैं ऑफ टू एडजेसेंट एंगल आर कोलिनियर। आपको अब कोलिनियर क्या होता है? को मतलब होता है आपके पास ऑल टुगेदर, और लीनियर का मतलब होता है एक ही प्लेन पर। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर दो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री बना रहे हों तो इनके जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, मतलब जो कोलिनियर है, एक ही लाइन पर होंगे। ठीक है, देखें ये ओ ए और ओ बी जो है ये हमारे पास क्या है? नॉन कॉमन आर्म्स है। और इसका ये ओ पी जो है, ये वाला हिस्सा जो है, ये इसका कॉमन आर्म है। यही चीज़ है ना। तो ये सप्लीमेंट पॉस्टुलेट भी है। तो इतनी बड़ी लाइन लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। जस्ट आपने सप्लीमेंट पॉस्टुलेट यहाँ पर देना है कि नॉन कॉमन आर्म जो है ओ ए ओ बी ऑफ टू एडजेसेंट एंगल आर कोलिनियर सप्लीमेंट पॉस्टुलेट। सिर्फ आप ये सप्लीमेंट पॉस्टुलेट भी लिखोगे तो तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। सेकंड, इसी तरीके से दूसरा वाला ले लेते हैं। सेकंड देखें, सेकंड मैं कह रही हूँ कि हमारे पास एंगल ए ओ पी प्लस ए ओ क्यू 180। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी हमारे पास जो है सप्लीमेंट्री सेम वही वाली चीज़ है, सप्लीमेंट्री पॉस्टुलेट देना है हमारे पास। इसमें जो है ओ पी और ओ क्यू नज़र आ रहा है इस वाली लाइन के ऊपर, जो हमारे पास ये वर्टिकल लाइन हमने जो इसमें ड्रॉ की है, ओ पी और दिस वन इज़ ओ क्यू। ये दोनों जो है हमारे पास नॉन कॉमन आर्म्स हैं। इसी तरीके से है ना, नॉन कॉमन आर्म्स ओ पी एंड ओ क्यू ऑफ टू एडजेसेंट एंगल आर कोलिनियर सप्लीमेंट पॉस्टुलेट। तो आपने सिर्फ नीचे वाले में जो है सप्लीमेंट पॉस्टुलेट यहाँ पर भी देना है, सेम एज इट इज़। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को स्टूडेंट्स, अगर मैं कह दूँ यहाँ पर एंगल पी ओ बी और प्लस एंगल ए ओ पी, ये जो पूरी चीज़ है ये बराबर है इन दोनों के, मैं कह सकती हूँ कि देखिए मेरे पास ये वाली पूरी चीज़ जो है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। देखिए ये क्वांटिटी सारी चीज़ें ये लिखी हुई हैं, एज इट इज़ मैंने उतार लिया है। पी ओ बी प्लस एंगल ए ओ पी इज़ इक्वल टू ए ओ पी और प्लस ए ओ क्यू। ये मेरे पास जो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? हमारे पास दो चीज़ें अगर एक ही वैल्यू के बराबर होंगी तो वो इक्वल होंगी। जैसे हमारे पास जो रियल नंबर्स होते हैं, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास देखें ए बी सी है, बस 3 रियल नंबर्स हैं। अगर मैं कह रही हूँ कि ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के, तो मेरे पास ए भी तो बराबर होगा ना सी के, तो यही मेरे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो मैं कह रही हूँ कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी, टू क्वांटिटीज़ आर इक्वल टू सेम क्वांटिटीज़। ठीक है, ये चीज़ भी आपको समझ आ गई। थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट में आपने क्या करना है, यहाँ पर जो सेम चीज़ है, देखें एंगल ए ओ पी इधर भी है और एंगल ए ओ पी इधर भी है, तो मैं इन दोनों को यहाँ से कर देती हूँ कट। सेम एज इट इज़ मैंने फोर्थ पॉइंट ऐसे लिख दिया। देखें मेजर एंगल पी ओ बी सेम एज इट इज़ है, और इधर राइट हैंड साइड पर मेरे पास क्या है? एंगल ए ओ क्यू। मैंने ऐसे ही उतार लिया है बस। और रीज़न में मैंने क्या किया, मैंने इसको कैंसिल किया, तो मैं यहाँ लिख दूँगी कैंसलिंग मेजर एंगल ए ओ पी फ्रॉम बोथ साइड्स। मैंने दोनों तरफ से इसको काट दिया है, और जो मेरे पास बचा है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास एंगल पी ओ बी था और राइट हैंड साइड पे मेरे पास एंगल ए ओ क्यू है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर करें, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई दूंगी और समझाने की कोशिश करेंगे आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई आपको। अब ये दोनों चीज़ें अगर आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब ये कॉन्ग्रेंट भी हैं। कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ें मेजर में भी इक्वल हों। इफ़ टू एंगल्स आर इक्वल इन मेजर दे आर कॉन्ग्रेंट। ये कॉन्ग्रेंट का निशान होता है ना, इस तरीके से अगर हम लगा देंगे, इक्वालिटी का होता है। तो मैंने रीज़न में क्या दिया कि इफ़ टू एंगल्स आर इक्वल इन मेजरमेंट दे आर कॉन्ग्रेंट। ये चीज़ समझ आ गई आपको। अब सिमिलरली वी प्रूव दैट, 6 वाला पॉइंट, जब ये चीज़ हमने पूरी प्रूफ की है तो जाहिर है ये चीज़ भी इसी के बराबर होगी। सेम एज इट इज़ आपने यहाँ लगाना है कि एंगल ए ओ पी, देखें एंगल ए ओ पी कॉन्ग्रेंट है एंगल बी ओ क्यू के। जब ये चीज़ एक दूसरे के इक्वल हो सकती है और कॉन्ग्रेंट हो सकती है तो जाहिर इधर वाली चीज़ भी इसके बराबर होगी। उम्मीद है ये चीज़ समझ आ रही होगी। और ये बाय द अबव प्रोसेस, ऑलरेडी सारा प्रोसेस जो हमने इसके लिए किया सेम प्रोसेस ही इसके लिए भी होगा, इसलिए मैंने सिर्फ जस्ट यहाँ पर ये लिख दिया बाय द अबव प्रोसेस। और जब आपके पास हमारा थ्योरम ख़त्म हो जाएगा तो आपने यहाँ लिखना है क्यू ई डी। लास्ट में आपको ये लिखना ज़रूरी है। इसका मतलब यही होता है विच वॉज बी टू बी प्रूफ, कि हमारे पास इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता और यहाँ पर ये प्रूफ हो गया। जिस स्टूडेंट अगर आपको कोई थ्योरम नंबर 1 में कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर कीजिए, इंशाल्लाह ताला आपको रिप्लाई देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।